स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे सीपीएस मामले को लेकर। नया मोड़ इसमें सामने आया है। हालांकि कांग्रेस सरकार की ओर से दावा ये किया जा रहा था कि सोमवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, लेकिन क्या नई अपडेट निकलकर सामने आई है, जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। कुछ एक कांग्रेस एमएलए की कुर्सी पर अब यहाँ खतरा मंडरा रहा है। भाजपा की ओर से क्या कुछ संकेत आज दिए गए हैं, ये भी अपडेट लेकर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से चेतावनी दी गई है और आज झारखंड में उन्होंने कुछ विजुअल्स दिखाए हैं। कांग्रेस की गारंटियों पर बड़ा बयान दिया है। जो भी उन्होंने कहा इस बारे में भी जानकारी लेकर आए हैं। हर्ष महाजन की ओर से फिर एक नई स्टेटमेंट मीडिया को दी गई है, जो कि भाजपा सांसद है और पूर्व में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और इस सबके बीच सरकार 2 साल का कार्यक्रम मनाने जा रही है। कहां मनाएगी, इसके लिए किसे तैयारियों का दायित्व सौंपा गया है, ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दरअसल 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं कांग्रेस सरकार के हिमाचल प्रदेश में। ये सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल मनाया जाएगा। एक तरह से कार्यक्रम इसके लिए आयोजित किया जाएगा। कहां, किस समय पर किसे दायित्व दिया गया है, बिल्कुल बारीकी से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। देखिए, बारिश बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। पर्यटकों की तादाद कम हो गई है, फसलें प्रभावित हो रही हैं, किसान और होटलियर्स बेहद परेशान चल रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि नवंबर माह भी पूरा गुजरने को आया है और सूखा ही बीत गया। भयंकर सूखा पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं अगर अभी आने वाले दिनों में भी बारिश नहीं होती है। और इस बीच कोहरे और धुंध को लेकर अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है। कुछ एक जिलों में अगले 3 दिनों तक 8 जिलों में कोहरा और धुंध पड़ी रहेगी, जिस वजह से विजिबिलिटी को लेकर खतरा रहेगा। इसीलिए सावधानी से वाहन चलाने के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है। खास तौर पर कांगड़ा में, ऊना में, सोलन में, सिरमौर में ये धुंध को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बाकी जिलों में भी इसका काफी असर हमें देखने के लिए मिलने वाला है। शिमला पुलिस ने 3 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। ये अंतर्राज्यीय ड्रग पैडलर्स बताए जा रहे हैं और शिमला लिफ्ट के साथ स्थित कार पार्किंग में ये पहुंचे थे। कई देर तक कार में ही सवार रहे, लेकिन बिल्कुल इसी इलाके में और बिल्कुल लिफ्ट पार्किंग के पास ही पुलिस गश्त पर थी। और जैसे ही इनके पास पुलिसकर्मी पहुंचे और सवाल किया कि ये काफ़ी देर से कार में क्यों बैठे हैं, पार्किंग में, वो भी बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, तो कोई संतोषजनक जवाब इनकी ओर से नहीं दिया गया। जिसके बाद इनकी जाँच की गई और एक बात और सामने आई कि जो कार का डैशबोर्ड था उसमें 2 चीजें पुलिस को नजर आई। एक तो जला हुआ फॉइल पेपर और वहीं एक नोट भी उसमें लुढ़का हुआ था। यानी कि एक लुढ़का हुआ नोट देखा गया, फिर आधा जला हुआ फॉइल पेपर भी पुलिस ने देखा। जिसके बाद इनसे पूछताछ की गई और ये 10 ग्राम चिट्टा इनसे बरामद किया गया है। फिलहाल एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला यहाँ पर दर्ज कर दिया गया है और एसपी संजीव गांधी की ओर से इस मामले की पुष्टि की गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नशा माफियों पर अब पूरा शिकंजा कसा जाएगा, कहीं भी उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, फिर चाहे वो लिफ्ट की कार पार्किंग में ही छुपकर क्यों ना बैठे हों। देखा जा सकता है यहाँ गश्त के दौरान पुलिस पहुंची थी और जैसे ही इनसे पूछताछ की गई, फिलहाल संदेह पुलिस को वहीं हो गया था जब ये कार से बाहर नहीं निकल रहे थे। और फिर जला हुआ फॉइल पेपर वहां पर मिलना, लुढ़का हुआ नोट देखना, यहाँ से संभावना और ज़्यादा बन गई कि कहीं ऐसा ना हो इनके पास आपत्तिजनक कोई चीज़ हो। और जिसके बाद ये 3 ड्रग पैडलर्स अब हिरासत में आए हैं। पिछले लिंक्स इनके खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार कहाँ से आ रहे थे, कहाँ सप्लाई करने जा रहे थे, इससे पहले कितनी जगहों पर सप्लाई कर चुके हैं और इनके साथ कितने लोग जुड़े हैं। बर्ड फ्लू पर अलर्ट जारी कर दिया गया है पशुपालन विभाग की ओर से सिरमौर की रेणुका जी झील में और इसके अलावा कांगड़ा के पौंग डैम में, बिलासपुर की गोविंद सागर झील में अब प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो जाया करता है। लेकिन साथ ही साथ बर्ड फ्लू की दस्तक की भी संभावना रहती है और ये फ्लू केवल पक्षियों के लिए नहीं बल्कि बाकी जानवरों के लिए और इंसानों के लिए भी काफ़ी घातक है। इसी वजह से 3 टीम्स का गठन कर दिया गया है। ये जो टीम्स बनाई गई है रैपिड एक्शन टीम्स बताई जा रही है, इनका गठन हुआ है खंड स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी। हालांकि अभी सोलन से 50 सैंपल भेज दिए गए हैं। भोपाल में जो हाई सिक्योरिटी लैब है वहां इसका टेस्ट होगा और उसके बाद रिपोर्ट विभाग आ पाएगी। अभी तक कोई भी मामला बर्ड फ्लू का यहाँ देखा नहीं गया है, लेकिन संभावना बन जाती है जब प्रवासी पक्षियों की ओर से दस्तक दी जाती है यहाँ के झीलों में। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था। देखिए, काफ़ी वर्ष पहले की हालांकि बात है जब पौंग डैम में
काफ़ी सारे प्रवासी पक्षी आ गए थे, तो यहाँ के पक्षियों को खतरा पहुँचा था और उस वक्त H5N1 के लक्षण वायरस में पाए गए थे, जो कि इंसानों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा घातक रहते हैं। तो आने वाले समय के लिए ऐसी संभावना ना बने, उसके बाद विभाग की ओर से पूरी कोशिश की जाती है कि पहले ही टीम्स का गठन कर दिया जाए और उसके बाद रिपोर्ट समय से ही सैंपल्स को लेकर भेज दी जाए। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बचाया जा सके इंसानों को और अन्य जानवरों को भी ऐसे खतरनाक फ्लू से। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस नेताओं के साथ आज बैठक ली है। ये बिलासपुर से संबंधित सभी नेता थे, इसमें पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर भी थे और अभी मौजूदा समय में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी भी इनसे मुलाकात करने के लिए सरकारी आवास ओक ओवर में पहुंचे थे। तीसरे इसमें कांग्रेस नेता विवेक कुमार भी थे और पूर्व एमएलए बंबर ठाकुर भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने इनसे बिलासपुर की विकासात्मक परियोजनाओं को लेकर चर्चा की और ये भी कहा कि बिलासपुर निर्माण से 3 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें बिलासपुर सदर और झंडूता एवं घुमारवी भी है, इन सभी लोगों को लाभ मिलने वाला है। इनकी 3 नहीं 4 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा, मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत स्वारघाट को नगर पंचायत बनाने की मांग उठाई है। इसी तरह से विवेक कुमार ने झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत झंडूता को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग की है और इन्हें भी आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही नगर पंचायतों में इन दोनों क्षेत्रों को तब्दील किया जाएगा। जितनी जल्दी ये संभव हो पाएगा उतनी जल्दी मुख्यमंत्री ये करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला और बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक कोर्स आरंभ करने के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ बाकी कुछ एक विकासात्मक कार्यों को लेकर भी मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने चर्चा की है और चर्चा का दौर काफ़ी देर तक जारी रहा। लेकिन इसी बीच एक और जानकारी सामने आई है कि 2 वर्ष का कार्यकाल मनाया जाएगा राज्य सरकार की ओर से और ये भी बिलासपुर में ही आयोजित होगा। इसके लिए जिम्मा नेताओं को दे दिया गया है। नेता भी काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए हैं, जो कि बिलासपुर से संबंधित कांग्रेस नेता हैं। कब के लिए होगा ये बाद में हम आपको बताएंगे, उससे पहले ट्रक ऑपरेटर से जुड़ी एक जानकारी दे देते हैं। ट्रक ऑपरेटर्स के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। खास तौर पर वो ट्रक ऑपरेटर्स जो कि बरमाना एसीसी प्लांट से ट्रक ढुलाई करते हैं। दरअसल बरमाना एसीसी सीमेंट प्लांट से ढुलाई करने वाले ट्रक ऑपरेटर्स के लिए राहत ये है कि अब इन्हें 1 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया यहाँ पर दिया जाएगा। पंजाब तक खास तौर पर जो ढुलाई का कार्य करते हैं, जिन्होंने अपने ट्रक लगाए हुए हैं और चालक भी जिसमें कि सवार रहते हैं, पहले पंजाब तक महज इन्हें 56 किलोमीटर का माल भाड़ा मिलता था। ये बरमाना से किरतपुर तक इन्हें हालांकि 56 किलोमीटर का माल भाड़ा मिलता था, जो कि दूसरी तरफ कांगड़ा वाली तरफ को भी जाते हैं। लेकिन अब 56 किलोमीटर के बजाय 57 किलोमीटर तक का इन्हें यहाँ माल भाड़ा दिया जाएगा। इसी तरह से पंजाब के लिए भी 1 किलोमीटर का दायरा बढ़ा दिया गया है। ट्रक ऑपरेटर्स के लिए 1 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया इन्हें दिया जाएगा। तो ये राहत भरी खबर कहना चाहेंगे। हाल ही में ट्रक ऑपरेटर्स की बैठक क्योंकि कंपनी प्रबंधन के साथ हुई थी और उसमें ये भी डिमांड इनकी ओर से रखी गई थी कि 1 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा रास्ता उतना कवर नहीं किया जाता है जितना कि किराया मिलता है, उससे अतिरिक्त भी इनका खर्चा आ जाया करता है। तो उसमें ये सहमति बनी थी। एक बात और है कि देखिए, पहले पंजाब की तरफ जाने वाले ट्रक ऑपरेटर्स को ही टोल टैक्स दिया जाता था, लेकिन अब कांगड़ा की ओर जो यहाँ ट्रक चालक जाते हैं या ट्रक ऑपरेटर्स की ओर से जो ट्रक भेजे जाते हैं, उनके लिए भी टोल टैक्स दिया जाएगा। इसमें किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर ब्लोहटाला टोल प्लाजा पर लगने वाला 190 रुपये से 295 रुपये का टैक्स अलग से दे दिया जाएगा। ये बल्होर टोल प्लाजा को लेकर डिमांड उठाई गई थी कि 190 रुपये से लेकर 295 रुपये तक भी वहाँ टैक्स लग जाया करता है। तो ये मांग भी अब सुन ली गई है। जैसे कि आप पंजाब वाले ट्रक ऑपरेटर्स को, यानी कि वहाँ तक जो ढुलाई करते हैं ट्रक, उन्हें ये टोल प्लाजा का टैक्स दिया जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह से अब कांगड़ा की तरफ जाने वाले ट्रक ऑपरेटर्स को भी ये राहत दी जाएगी। तो 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा किराया भी मिलने वाला है और टोल प्लाजा का टैक्स भी दिया जाएगा। ये राहत भरी खबर कहना चाहेंगे। लेकिन बरमाना एसीसी प्लांट में ही महज ये फैसला लिया गया है और वहाँ से जुड़े जितने भी ट्रक ऑपरेटर्स हैं उन्हें ये लाभ मिलने वाला है अतिशीघ्र। देखिए, एक नई घटना पिछले कल रात को सामने आई थी। ये हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम की। यहाँ पर दूसरे
आश्रम से कुछ एक अनुयायी पहुंच गए थे जो कि ब्रह्मो समाज के बताए जा रहे हैं। ब्रह्मो समाज के अनुयायी यहां पर आए, अंदर चले गए, उसके बाद उपासना उनकी ओर से शुरू की गई और उन्होंने कलश भी स्थापित किया, जिस पर रामकृष्ण मिशन आश्रम के अनुयायियों की ओर से आपत्ति दर्ज की गई है। बात यहां तक पहुंच गई थी कि इनके बीच हाथापाई हुई, गमले से एक दूसरे पर वार किया और पत्थरबाजी भी की। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि जब वहां एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे और भाजपा के कुछ समर्थक पहुंचे, उसके बाद ही माहौल पूरी तरह से हिंसक हुआ है, जो कि ठीक नहीं है। इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्योंकि 2 पुलिसकर्मियों समेत कुछ एक अनुयायियों को काफी चोट लगी है, जो कि अनुयायी वहां पर थे, ये फॉलोअर्स होते हैं, तो इन्हें गंभीर चोटें लगी है। आईजीएमसी में इलाज भी चल रहा है। इस वजह से उन 2 लोगों पर अभी एफआईआर दर्ज हुई है जिन्होंने पत्थरबाजी किया, सबसे पहले गमला उठाया। एक पक्ष की महिला की ओर से पहले कुर्सी से वार करने की कोशिश की गई, उसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए और फिर पत्थरबाजी भी हुई, जमकर लात घुसे भी चले हैं और गमले से भी एक दूसरे पर वार करने की कोशिश हुई। ये बहुत ही हैरत अंगेज घटना कहना चाहेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर अब ब्रह्मो समाज की ओर से आज एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है रामकृष्ण मिशन आश्रम के अनुयायियों पर कि इन्होंने ब्रह्मो समाज की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। ये सिर्फ अपनी संपत्ति पर गए थे, इन्होंने वहां जाकर उपासना की, कलश स्थापित किया, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो रामकृष्ण मिशन आश्रम के लोग हैं उनका कहना है कि जबरन वो अंदर घुस गए थे और उसके बाद ज़बरदस्ती कलश स्थापित करना, फिर उपासना करना, वहाँ जो लोग पहले से मौजूद थे उनके साथ बहस करना और इस तरह से अंदर चले जाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हालांकि ये संपत्ति को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच काफ़ी समय पहले से झगड़ा चल रहा है, लेकिन हाथापाई करना और फिर पुलिस कर्मियों को भी गंभीर चोटें आना, ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि का स्वभाव नहीं है, ये हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पुलिस की ओर से अब जांच शुरू कर दी गई है। अभी 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, आने वाले दिनों में और ज़्यादा हो सकती हैं। आखिरकार किस किस ने पत्थरबाजी की है और गलती किसकी है और हकीकत में ये संपत्ति किसकी है? ब्रह्मो समाज की है, जो कि दावा कर रहे हैं कि उनकी संपत्ति पर पहले से ही रामकृष्ण मिशन के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, या फिर यहाँ रामकृष्ण मिशन के लोगों का जैसा कि कहना है कि ब्रह्मो समाज के लोग उन्हें काफ़ी समय से परेशान कर रहे हैं और कल तो ज़बरदस्ती उनके परिसर के भीतर भी पहुंच गए। विद्युत पेंशनर्स का अधिकारियों पर बड़ा आरोप है। ये विद्युत पेंशनर फोरम की ओर से आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार की एक परियोजना है आरडीएसएस, इसी योजना के तहत 362 करोड़ की लागत से 66 केवी लाइन बननी है, जो कि पूह से काजा तक बनेगी और इसमें 90% ग्रांट केंद्र सरकार की ओर से ही दी जाएगी। लेकिन इस राशि को हथियाने के लिए कुछ अधिकारियों ने जो विद्युत कानून 2003 है उसे गलत तरीके से पेश किया है और इसे गलत तरीके से पेश करना उचित नहीं है। पिछले कई वर्षों से ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए अब विद्युत पेंशनर फोरम ने ये मुख्यमंत्री से मांग उठाई है कि इनके साथ इस पूरे मामले में वार्ता की जाए और इनका पक्ष भी जाना जाए। अधिकारियों पर यह आरोप इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन्होंने विद्युत बिल 2003 को गलत तरीके से पेश कर दिया है और पेश इसलिए किया, ये इन पेंशनर्स का मानना है, ताकि ये इस राशि का लाभ उठा सके। हालांकि अब ऐसा होता है या नहीं, लाजमी सी बात है, ये भी जान से जुड़ा ही मामला है। लेकिन मुख्यमंत्री से जो मांग यहाँ पर विद्युत पेंशनर्स फोरम ने उठाई है, इसे पूरा किया जाता है या नहीं, ये सरकार पर अभी निर्भर करता है। और एक बात यहाँ और कही गई है पेंशनर्स की ओर से कि जो विद्युत बोर्ड लिमिटेड है इसे तहस नहस करने की कोशिश अधिकारियों की ओर से की जा रही है। और इससे बड़ी बात यह कि सन 2010 में ज्वाइंट फ्रंट तैयार किया गया था, तो प्रदेश सरकार और ज्वाइंट फ्रंट के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसका सम्मान करे सरकार भी, यानी कि इसका सम्मान तभी होगा अगर पेंशनर्स को और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी सुना जाएगा कि आखिरकार उनका अधिकारियों के मामले में क्या कुछ कहना है, या जो ये परियोजना है आरडीएसएस योजना के तहत जो 362 करोड़ आ रहे हैं वो इस पूरे मामले में क्या राय रखते हैं और क्या कुछ इनके तर्क हैं। ये अब सरकार सुनती है या नहीं बिल्कुल डिपेंड करता है सरकार पर ही। लेकिन कुछ डिमांड्स आज इन्होंने रखी है और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में भी ये पेंशनर्स नजर आए हैं। सैकड़ों युवाओं को ई टैक्सी दी जाएगी। पहले चरण में परिवहन विभाग ने छंटनी कर ली है 100 युवाओं की, जिन्हें ई टैक्सी दी जाएगी किराए पर, यानी कि किराए पर इस तरह से कि जो सरकारी विभाग है उनके साथ ये ई टैक्सीज अटैच की जाएंगी और तकरीबन इसमें 40 से 50 हज़ार कमाने का मौका भी इन युवाओं को मिलने वाला है। इसमें 50% सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है, 40% राशि ये लोन से ले सकते हैं, यानी कि बैंक से इसमें लोन लिया जा सकता है और
10% यहाँ युवाओं को अपनी जेब से देना होगा। उसके बाद ये पूरी 100% राशि पूरी हो जाती है सब्सिडी, क्योंकि 50% वैसे भी सरकार दे ही रही है। अब बैंक से लोन लेना चाहे तो 40% ले सकते हैं और 10% ही अपनी जेब से डालना होगा। जिस भी युवा की ओर से टैक्सी ली जाएगी खुद ही उसे चलानी होगी। इसके लिए 100 युवाओं का चयन हो चुका है। हालांकि परिवहन विभाग ने 500 युवा इसके लिए चुने हैं। उनके पास आवेदन काफ़ी ज़्यादा आए थे और अभी पहले चरण में 100 युवाओं का पैनल तैयार कर दिया गया है, जो कि श्रम एवं रोजगार विभाग को भेज दिया गया है, क्योंकि परिवहन विभाग की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी। अगला जिम्मा श्रम एवं रोजगार विभाग के पास है और उनकी ओर से अब अगली प्रक्रिया इसमें पूरी की जाएगी। दूसरा चरण फिर आएगा, क्योंकि अभी विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों की ओर से भी ई टैक्सीज मांगी जा रही हैं और अब अगले चरण में फिर 100 युवाओं की छंटनी होगी और ये पैनल फिर से श्रम एवं रोजगार विभाग को दे दिया जाएगा। वो एक तरह से इन आवेदनों को अधिकृत करेंगे, यानी कि आप मानकर ये चल सकते हैं कि वो फाइनलाइज करेंगे कि किस किस के नाम है और अगली औपचारिकता भी उनकी ओर से ही पूरी की जाएगी। यानी कि छंटनी एक तरह से होगी श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से भी और फिर इस योजना से युवाओं को जोड़ा जाएगा। लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है। जो स्टार्टअप योजना लाई गई थी बेरोजगार युवाओं के लिए, ये धरातल पर उतरने जा रही है, क्योंकि पैनल तैयार कर श्रम एवं रोजगार विभाग को भेज दिया गया है। अब पहला चरण एक तरह से पूरा होने को आया है, तो दूसरे चरण की शुरुआत भी जल्दी ही कर दी जाएगी। जो CNV है ये लगातार TGT का दर्जा मांग रहे हैं और ये भी तर्क इनकी ओर से दिया जाता है कि जब भी शिक्षा विभाग जाते हैं TGT का दर्जा मांगने के लिए तो इन्हें अधिकारी ये कहकर टाल देते हैं कि जो TGTs हैं उनके पास अतिरिक्त कार्यभार भी होता है। लेकिन हिंदी विषय अभी भी सरकारी स्कूल के छात्र सही से नहीं पढ़ पाते हैं और ये समानता के अधिकारों की एक तरह से अवहेलना है जो कि इनके साथ किया जा रहा है। मजबूरन इन्हें हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा अगर जल्दी ही CNV को TGT का दर्जा नहीं दिया गया। ये एक चेतावनी। और दूसरी बात ये कि हाल ही में एक इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी जो कि इन्हें रास नहीं आई है। इनकी ओर से विरोध इसका किया जा रहा है। इनका कहना है कि सिर्फ TGT दर्जा मांग रहे हैं, अगर सरकार जल्दी पुकार सुनती है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट का दरवाज़ा इनकी ओर से खटखटाया जाएगा। और वो इसीलिए खटखटा रहे हैं क्योंकि काफ़ी वर्ष हो गए हैं जब अन्य विषयों के टीचर्स को TGT का दर्जा दिया जाता है, तो फिर आखिरकार हिंदी विषय के टीचर्स को क्यों इतना ज़्यादा तड़पाया जा रहा है। CNV को भी ये TGT का पदनाम मिलना चाहिए। हालांकि TGT के पास और भी कई कार्यभार रहते हैं, ऐसा विभाग का मानना है, इस वजह से इन्हें दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और वहीं देखिए दूसरी ओर TGT शिक्षकों को लताड़ लगी है। अभी परख के लिए मॉक टेस्ट करवाए गए हैं। ये एक तरह की परीक्षा है परख, और इसके लिए 2 मॉक टेस्ट करवाए गए हैं जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है छात्रों की 3 विषयों में, एक मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस। और बोर्ड की परीक्षाओं में भी इन्हीं 3 विषयों में सबसे ज़्यादा छात्र कमज़ोर पाए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि इन शिक्षकों पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए और जितने भी ऐसे TGT शिक्षक हैं, इनकी TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल और TGT आर्ट्स, इन्हें सिर्फ पढ़ाने का ही जिम्मा स्कूलों में दिया जाए, बजाय इसके कि अतिरिक्त कार्यभार भी इन पर हो या अन्य गतिविधियों में भी अपनी भागीदारी दिखा रहे हों। अब ये मिड डे मील का स्कॉलरशिप से जुड़ा या अन्य डॉक्यूमेंट से जुड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इन्हें सिर्फ कक्षाओं में जाकर बच्चों को पढ़ाना है ताकि परफॉर्मेंस इनके विषय में बच्चों की ठीक हो सके। एक तरह से लताड़ इन शिक्षकों को भी लगी है कि आखिरकार इनके विषयों में बच्चे इतने ज़्यादा कमज़ोर क्यों रह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो DPE हैं या लैब अटेंडेंट्स हैं, CNV शिक्षक हैं, इन्हें दूसरा जिम्मा दिया जा सकता है। ये CNVs को देखिए यहाँ पर पहले तर्क दिया गया कि TGT के पास अतिरिक्त कार्यभार भी होता है, इसीलिए TGT का दर्जा उन्हें नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब CNV को दर्जा देने की बात हुई है, यानी कि अतिरिक्त यहाँ कार्यभार देने की बात हुई है कि CNV को बाकी की गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है। तो अब CNVs की ओर से यही सवाल किया जा रहा है कि जब इन्हें अन्य गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है, इन्हें अतिरिक्त कार्यभार भी दिया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि TGTs को दिया जा सकता है, तो इन्हें पदनाम फिर क्यों नहीं मिल रहा है। तो अभी जो अधिसूचना जारी हुई है जिसमें DPE को मेंशन किया गया है, CNV को मेंशन किया गया है और लैब अटेंडेंट्स को मेंशन किया गया है कि इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाए बजाय TGTs को देने के, क्योंकि TGTs की परफॉर्मेंस बढ़ाने में फिर ठीक नहीं रह रही है। तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना ये कर रहे हैं। इनका कहना है ये कैसा दोहरा स्वभाव है। जब पहले TGT का दर्जा मांगने गए तो विभाग ने ये कह दिया कि TGT का पदनाम देना आसान बात नहीं है या TGT बनना आसान बात नहीं है, अतिरिक्त कार्यभार भी उनके पास रहता है। और अब की अधिसूचना में वैसे ही इन्हें अतिरिक्त कार्यभार देने के लिए कह दिया गया है जो कि CNV है। तो इनमें
और टीजीटीज में फिर फर्क क्या रह जाएगा, ये सवाल इनकी ओर से किया जा रहा है, जो कि काफी जायज बात इनकी ओर से कही गई है। आने वाले दिनों में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ये भी इनकी ओर से क्लियर कर दिया गया है। राज्य सरकार 2 साल का जश्न मनाने जा रही है। ये कार्यक्रम बिलासपुर में मनाया जाएगा। बिलासपुर जिला के कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये आयोजित किया जा रहा है 11 दिसंबर 2024 को। आज क्योंकि तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी भी मुलाकात करने के लिए ओक ओवर पहुंचे थे मुख्यमंत्री से, इनके साथ पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर भी मुलाकात करने के लिए गए थे। कांग्रेस नेता विवेक कुमार भी पहुंचे थे और पूर्व एमएलए बंबर ठाकुर भी थे। चारों नेताओं ने मुलाकात की और इस बीच मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस बार क्यों ना बिलासपुर में ही 2 साल का कार्यकाल का जश्न मनाया जाए, और इसके लिए नेताओं ने आश्वासन भी दिया है मुख्यमंत्री को कि जल्द से जल्द इसके लिए वो तैयारियां शुरू कर देंगे। बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक बिलासपुर में मनाए जाने वाला ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लिए रहने वाला है। हालांकि देखिए, विकासात्मक कार्यों पर यहाँ चर्चा हो रही थी, लेकिन उसी बीच 2 साल के कार्यकाल को लेकर भी जब चर्चा हुई तो बिलासपुर ही इसके लिए अब तय कर दिया गया है। और बिलासपुर में ये कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। 25,000 से ज़्यादा लोग जुटाए जाएंगे, ये लक्ष्य कांग्रेस नेताओं की ओर से निर्धारित किया गया है। और इसमें उल्लेख किया जाएगा कांग्रेस सरकार की ओर से उन सभी योजनाओं का जो कि अभी पूरी कर ली गई है कांग्रेस की ओर से, यानी कि 2 वर्षों में जो बड़ी उपलब्धियां रही हैं कांग्रेस सरकार की, वो सभी वहां पर गिनवाई जाएंगी। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हुंकार भर दी है। ये झारखंड में थे, जहां इनकी ओर से आज कुछ बड़े विजुअल्स दिखाए गए कि यहाँ पर कितनी ही गारंटियों पर कांग्रेस सरकार खरी उतर पाई है। नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा है कि अब बात 1 या 2 राज्य की नहीं रह गई है, बल्कि पूरे देश भर में बताया जाएगा कि कितनी गारंटियों पर कांग्रेस की सरकार खरी उतर पाई है। यहां 3 बड़े उदाहरण आज नेता प्रतिपक्ष की ओर से जनता को संबोधित करते हुए दिए गए हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का वादा कांग्रेस की सरकार ने किया था अपनी गारंटी में, लेकिन जो 125 यूनिट तक सब्सिडी दी भी जा रही थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है। दूसरी बात ये कि 1 लाख के करीब रोजगार दिया जाएगा सरकारी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष में। ये वादा भी इसी कांग्रेस सरकार ने किया था, लेकिन 1.5 लाख पद समाप्त कर दिए गए हैं और 12,000 लोगों को बाहर का रास्ता नौकरी से दिखा दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा तर्क ये आज दिया गया है जनता को संबोधित करते हुए। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जहां पहले कांग्रेस की सरकार ने ये वादा किया था कि 20 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर के दायरे में बुजुर्गों को लाया जाएगा, तो अब उस हिम केयर योजना के बाहर ही कर दिया गया है बुजुर्गों को। हालांकि ये बात एक तरह से जायज़ नहीं है, क्योंकि पिछले कल हम पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए थे। ये भारत सरकार की ही आयुष्मान योजना है। भारत आयुष्मान योजना के तहत बुजुर्गों को लाया गया है और इसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर भी बुजुर्गों को दिया जा रहा है। ये केंद्र की योजना है, हर राज्य में इसे लागू करने के लिए कहा गया है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी ये लागू हुई है। तो ये जो तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है, खैर ये केंद्र सरकार की ही योजना है, लेकिन ठीकरा पूरी तरह से कांग्रेस सरकार पर नेता प्रतिपक्ष ने फोड़ा है, जिसमें उनका कहना है कि 20 लाख का बीमा कवर देने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ हिम केयर योजना से बाहर का रास्ता ही लोगों को दिखा दिया गया है। तो खैर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसमें हकीकत कुछ और हो, और अगर देखिए रिपोर्ट्स हम चेक करें तो बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की भी रहती है। हालांकि रोजगार को लेकर और निःशुल्क बिजली को लेकर बड़ा तंज यहां नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर कसा है। सीपीएस मामले में नई अपडेट निकलकर सामने आई है। अगले कल सुप्रीम कोर्ट में जो मामले लिस्टेड हैं उसमें सीपीएस वाला मामला नहीं है, जिसके बाद क्लियर ये हो गया है कि अगले कल तो देखिए सीपीएस मामले पर सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में। कांग्रेस सरकार ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस मामले में खटखटा दिया है, और दूसरी ओर भाजपा ने पहले ही इस मामले में कैविएट फाइल दायर कर दी थी। जब कैविएट फाइल दायर की जाती है तो उसका मतलब है कि पहले भाजपा को सुना जाए, यानी कि जिस पक्ष ने कैविएट फाइल की है उस पक्ष को पहले सुना जाए। तो फिलहाल अभी अगले कल इस मामले में सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि जल्दी ही हो सकती है। और विपक्ष ने प्रभावी तरीके से पैरवी कैसे करनी है कोर्ट में, इसे लेकर रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। फिलहाल देखिए, पिछले कल हमने आपको बड़ी जानकारी ये दी थी कि हर्ष महाजन के बोल क्या है, जो कि भाजपा सांसद हैं, पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अभी भी कांग्रेस के कई एमएलएज उनके संपर्क में हैं। लेकिन चौथा सबसे बड़ा निशाना क्या है, जिन एमएलएज को बड़े पद दिए गए हैं, राजनीतिज्ञ पद, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये चेयरमैन बनाया गया है बोर्ड्स में, निगम में, उनकी भी एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। इसके लिए याचिका तैयार है जो कि गवर्नर के पास पेश की जाएगी। ये यहाँ भाजपाइयों की ओर से चेतावनी दी जा रही है, और उसमें याचिका में यानी कि ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए
ये पद सौंपे गए हैं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप इन पर लगाया गया है और अनसीट करने की मांग की जा रही है कुछ एक विधायकों को जिन्हें राजनीतिक पद दिए गए हैं। अब ऐसे में ये रणनीति कितनी ज़्यादा कामयाब भाजपा के लिए साबित होगी ये देखना होगा। पहले भी हालांकि इस तरह के हथकंडे कई बार भाजपा ने अपनाए हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो 6 CPS हैं, हालांकि अब पूर्व CPS हो गए हैं क्योंकि CPS पद से तो हाईकोर्ट ने हटा दिया है, लेकिन इन्हें भी अनसीट करने की मांग यहाँ भाजपा की ओर से की जा रही है इनकी विधायकी से। MLA शिप भी इनके पास नहीं रहनी चाहिए क्योंकि इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यहाँ दुरुपयोग किया है। ये लगातार भाजपाइयों की ओर से कहा जा रहा है। तो इन्हें भी अनसीट करने की मांग हो रही है और उन विधायकों को भी अनसीट करने की मांग हो रही है जिन्हें कुछ एक राजनीतिक पद दिए गए हैं। अब याचिका तैयार है, गवर्नर के पास कब जाना है ये भाजपा हाईकमान तय करेगी, ये यहाँ भाजपा सांसद हर्ष महाजन की ओर से कहा जा रहा है। हालांकि आरोप यही लगाया जा रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है जो कि ठीक नहीं है, सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। और दूसरी ओर देखिए, जो कांग्रेस की सरकार है ये भी सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट जाने का मकसद ये भी है कि 2 बिल्स को वहाँ पर डिफेंड करने वाली है। एक तो 2006 के एक्ट को जो कि हिमाचल संसदीय सचिव 2006 एक्ट है और दूसरा 1971 की 3D धारा को डिफेंड करने के लिए वहां कांग्रेस की सरकार पहुंची है। और इस पूरे मामले में 19 प्रतिवादी बनाए गए हैं जिसमें 12 भाजपा के विधायक हैं, 6 पूर्व CPS हैं और एक कल्पना देवी नाम की महिला है जिसने सबसे पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी CPS को उनके पद से हटाने के लिए क्योंकि असंवैधानिक तौर पर ये नियुक्ति हुई है, ऐसा ही याचिकाकर्ताओं की ओर से लगातार कहा जा रहा था। इसमें भाजपा के विधायक भी थे, कल्पना देवी नाम की महिला भी थी और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इनकी ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी। एक संस्था है पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, लेकिन इस संस्था को प्रतिवादी कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाया है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी हम जरूर कहेंगे। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।